दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम श्याम जी चंदेल है और मैं इस समय लेखपाल हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला जालौन में। लेखपाल की जो नई वैकेंसी आई है उसमें जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें चौथा पेपर है ग्रामीण समाज एवं विकास का। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि इसमें पढ़ें क्या। इसमें जो सिलेबस UPSSC के द्वारा दिया गया है वह बहुत ही चौथे पेपर का सिलेबस ऐसा है जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा पढ़ना क्या। बहुत सारी एक ही दो चीज़ों को बार बार घुमा के दिया गया है, जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास, 2 ही 3 शब्दों का इस्तेमाल करके ऐसा लग रहा है कि पूरा सिलेबस उसका बना दिया गया है। तो इस पेपर में आज हम लोग बात करेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ना है। क्योंकि मार्केट में इस समय जो किताबें आ रही हैं और जो 1-2 किताबें मैंने देखी हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भर दी गई हैं, ऐसा किताब बनाने के लिए ऐसी चीज़ें लिख दी गई हैं जिनका आपके पेपर से, आपके सिलेबस से कोई मतलब नहीं है और वो चीज़ें आपके पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। अगर आप ऐसी कोई किताब खरीद लाते हैं, 2-3 किताबें खरीद लाते हैं तो पक्का मानिए कि आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे और पेपर में देखेंगे कि वो उसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उस पेपर के कॉन्सेप्ट को, उस थीम को समझने की कोशिश करें जिस पे वो पेपर बना है और जो आपके सवाल आने हैं। पेपर की इम्पोर्टेंस क्या है कि लेखपाल बनने के बाद आपको जो काम करना है उसमें 95% लेखपाल को ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करना है। तो बिना ग्रामीण परिवेश, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की राजनीति और वहाँ के लोगों को जो सामाजिक जीवन है, वहाँ के लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था है, उसको जाने बिना वहाँ आप काम नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से इस पेपर को उसमें शामिल किया गया है और ये मेन थीम है। इन सारी चीज़ों को आपको जानना है जिससे कि आप वहाँ अच्छे से काम कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि इस पेपर में आपको पढ़ना क्या है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिए तो आप अपने नोट्स बड़ी आसानी से खुद बना सकेंगे। देखिए, इस पेपर का नाम है ग्राम्य समाज एवं विकास। तो इसमें मेनली 2 चीज़ों के बारे में आपको बहुत ध्यान रखना है, ग्रामीण समाज और उसका विकास। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ग्राम समाज से संबंधित है। तो ग्रामीण समाज में आपको कौन कौन सी चीज़ें देखना है, क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, वो अभी एक एक करके हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि ग्रामीण विकास क्या है और ग्रामीण विकास से संबंधित क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। और सिलेबस में जो भी टॉपिक आपके दिए हुए हैं एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे और उनकी डिटेल और उनसे संबंधित कुछ जो क्वेश्चन है जो बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी हम लोग हल करेंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो अब हम लोग देखते हैं ग्रामीण समाज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप, क्योंकि आर्थिक विकास ही आज के दृष्टिकोण से विकास का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु समझा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि गांव में आर्थिक क्रियाकलाप किस तरीके से होते हैं और आपको उनसे संबंधित जो भी चीज़ें, जो भी जानकारी मिलती है तो उसको आपको ऐड करना है, अपने नोट्स बनाना है, अपडेट करना है। तो देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है उपभोगात्मक। गांव के लोग जो आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है कि जो अपना आजीविका चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो काम गांव के लोग करते हैं उसकी प्रकृति मूलतः उपभोगात्मक है। उपभोग या कंज्यूम करने का मतलब है कि वो जो भी आर्थिक क्रियाकलाप जो कार्य करते हैं उनका मकसद उससे लाभ कमाना बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उनका मकसद होता है कि उससे उनकी जीविका चलती रहे, वो खाते पीते रहें, उनका घर परिवार चलता रहे। तो इस प्रकार का जो व्यय होता है या जो इस प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं वह एक तरीके से उनका उपभोगात्मक है, लाभ के लिए उनका नहीं है। वो कृषि करते हैं, निर्वाह कृषि होती है। निर्वाह कृषि का क्या तात्पर्य होता है? निर्वाह कृषि का सीधा सीधा तात्पर्य मतलब है कि अपने जीवन निर्वाह के लिए वो लोग कृषि काम करते हैं। अब देखिए, मैंने कुछ और यहाँ पे गतिविधियाँ जैसे कृषि, पशुपालन, उनका व्यवसाय और आर्थिक संरचना, इन चीज़ों पे हम लोग बात करें, कृषि, पशुपालन और व्यवसाय। तो आपको देखना है कि गांव के लोग
कृषि से संबंधित और क्रियाएं जो हैं, और पशुपालन है, मछली पालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है या बकरी पालन। तो पशुपालन और कृषि ये गांव की दो बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में ये क्रियाएं सबसे ज़्यादा गांव में की जाती हैं, और गांव की जो आर्थिक संरचना है, जो आर्थिक आधार है, इन्हीं पर टिका हुआ है। शहर से आप अंतर भी कर सकते हैं। शहरों में क्या ये क्रियाकलाप होते हैं, पशुपालन और कृषि, शहर में कम होते हैं, बहुत कम। इसी आधार पे भारत में गाँव को और शहरों को विभाजित भी किया गया है। शहरों की जो 75% आबादी होती है वो गैर कृषि कार्यों में लगी होती है, और गांव की जो आबादी होती है 50% से ज़्यादा आबादी कृषि और पशुपालन के काम में आप संलग्न पाएंगे, और यहाँ तक कि 70, 75, 80% भी आबादी गांव में इस तरीके से काम करती है। और आर्थिक क्रियाकलापों में हम लोग को देखना है आर्थिक अवसंरचना। अवसंरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक अवसंरचना में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति गांव में अपना कोई एक व्यवसाय करना चाहता है, कोई एक डेयरी प्लांट खोलना चाहता है, डेयरी उद्योग कोई खोलना चाहता है। अब उसके सामने समस्याएं क्या हैं? उसके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो उसको लोन चाहिए, उसको कुछ पैसे की ज़रूरत होती। तो क्या गांव में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बैंक है, कोई ऐसी संस्था है जो लोन दे सकती हो? तो ये अवसंरचना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर लोन देने वाली, पैसा देने वाली संस्थाएं ही नहीं है तो लोग वहाँ कैसे काम शुरू कर सकते हैं? दूसरा समझिए कि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और उसे कुछ मशीनें लगाना है, लेकिन गांव में बिजली नहीं है। गांव में लाइट आती है तो 4 घंटे आती है या 5 घंटे आती है। ऐसी समस्याएं आप देखेंगे। तो लोगों के पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, पूंजी नहीं है, बिजली नहीं है। मान के चलिए गांव से शहर तक के लिए अच्छी सड़कें भी नहीं है। मान के चलिए किसी तरीके से उसने कुछ प्रोडक्शन किया, या वह डेयरी या कुछ भैंस पालन करके वह कुछ दूध उत्पादन करता है, लेकिन उसे बेचने के लिए शहर तक जाना मुश्किल पड़ता है क्योंकि उसके गांव की सड़क खराब है, कनेक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं कि आर्थिक अवसंरचना गांव की कैसी है। तो आर्थिक क्रियाकलापों में आपको गांव के लोग कैसे क्रियाकलाप करते हैं, क्या करते हैं, और वहाँ की आर्थिक अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इनसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको इस आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत पढ़ना है। दूसरी चीज़ है जनसांख्यिकी। जनसंख्या के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें ग्रामीण परिवेश के संबंध में देखना है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को उल्लेख कर रखा है, लेकिन सबसे लास्ट में एक शब्द लिखा हुआ है प्रवास। तो वर्तमान में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। जो प्रवासी नीति है उत्तर प्रदेश की हो या भारत सरकार की हो, जो ग्रामीण से प्रवास हो रहा है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कोविड-19, अभी कोरोना के काल में जब लॉकडाउन लगाया गया, संपूर्ण लॉकडाउन, तो आपने देखा होगा कि हजारों लाखों की संख्या में जो गांव के लोग शहरों में काम करते थे वो लोग वापस आने लगे। और ऐसे में सरकार के पास ना तो उनका डाटा था कि कितने लोग हैं और किन शहरों में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, तो बहुत सारी उनके सामने समस्याएं खड़ी हो गई थी। तो ये बहुत जनसंख्या की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित आगे चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और जनसांख्यिकी में आपको क्या देखना है? जनसंख्या। तो जनगणना 2011 जो जनगणना है, 2011 की जो जनगणना है उसमें आपको ग्रामीण जनसंख्या के आंकड़े भारत के भी देखना है और उत्तर प्रदेश के विशेष तौर पे देखना है। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की लगभग 78% जनसंख्या अभी क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताएं जनसांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत देखना है। जनसंख्या कितनी है और ग्रामीण जनसंख्या में लिंगानुपात कितना है, ये शहरों से अलग है। ग्रामीण जनसंख्या में लिंगानुपात कितना है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता, घनत्व, तो ये सारी चीज़ें हमको जनसांख्यिकी के अंतर्गत देखना है। और इनसे संबंधित जो सर्वे भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार कराती है उसमें जो भी आंकड़े आते हैं
या जो वैश्विक संस्थाएं हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, या संयुक्त राष्ट्र संघ ग्रामीण विकास या ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में जो भी चीज़ें, जो भी रिपोर्टें देता है, वो सारी रिपोर्ट आपके लिए जनसंख्या की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको तो ये देखेंगे कि जनसांख्यिकी, ग्रामीण जनसांख्यिकी भारत में और उत्तर प्रदेश में कैसी है। देखिए, तीसरा है राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में हम लोगों को खास तौर से पंचायती राज व्यवस्था जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल की गई थी, इस पे विशेष फोकस है। पंचायती राज संस्थानों को या पंचायती राज व्यवस्था को आपके सिलेबस में अलग से मेंशन भी किया गया है। तो राजनीतिक जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन। तो जो ग्रामीण समाज है, इसमें इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है या ग्रामीण आर्थिक जीवन की विशेषता नहीं है। तो इसमें हम लोगों को देखिए परिवार की स्थिति क्या है। जैसे आपने शहरों में देखा होगा कि एकल परिवार है, मतलब पति पत्नी और बच्चे। ग्रामीण परिवेश में क्या है, आज भी आपको संयुक्त परिवार की व्यवस्था देखने को मिल जाएगी, जहां आज भी बड़े परिवार अस्तित्व में है। ग्रामीण लोगों के आपसी संबंध कैसे हैं, ये भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि शहरों में आपने देखा होगा अगर आपके पड़ोस में भी कोई घटना हो जाए तो पड़ोसी को मतलब नहीं होता है कि हमारे पड़ोस में क्या घटना हुई है। गांव में भ्रातृत्व और प्रेम की भावना आज भी है। अगर किसी पड़ोसी घर में कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं की, वृद्धों की और बच्चों की स्थिति। गांव में महिलाओं की, वृद्धों की और बच्चों की, विकलांगों की, इनकी सामाजिक स्थिति कैसी है। क्योंकि अभी कोरोना के दौर में आपने देखा होगा कि जो गांव के युवा वर्ग है वो गांव से बाहर शहरों में काम करने के लिए चला जाता है। तो महिलाओं की स्थिति गांव में क्या होती है कि गांव में महिलाएं घरों का भी काम करती हैं और उन्होंने खेती मजदूरी भी काम करना पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे महिलाओं की स्थिति भी हम लोग देखेंगे कि उनकी स्थिति क्या है, कैसी है और उसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए। वृद्धों की, बच्चों की क्या स्थिति है, क्योंकि गांव में महिलाएं जब काम करने चली जाती हैं तो बच्चों की स्थिति स्वाभाविक है कि शहरों की तरह बच्चों की स्थिति नहीं है। ना वहाँ उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, इतने अच्छे स्कूल भी नहीं है कि बच्चों का जो पूर्ण विकास है वो किया जा सके। तो सामाजिक जीवन में इसके अलावा गांव में त्योहार, मेले, बहुत सारे अलग अलग त्योहार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मनाए जाते हैं। गांव में बहुत सारी परंपराएं और रूढ़ियां होती हैं। आप किसी गांव में जाएंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग बहुत सारी परंपराओं से बंधे होते हैं। उनके पूर्वज जो परंपरा उनको सिखा कर गए हैं, बता कर गए हैं, वो उनको मानते हैं और पालन करते हैं। हर गांव में आपने देखा होगा कि कहीं कोई मंदिर है, कहीं कोई मस्जिद है, तो वहाँ अलग अलग तरीके की कहावतें होती हैं, प्रचलित होती हैं, अलग अलग कहानियाँ होती हैं, जिन पर लोगों का बड़ा विश्वास होता है और लोग उन पर मानते हैं। तो इनकी स्थिति कैसी है? अस्पृश्यता समाज में, इसको तो संविधान में समाप्त कर दिया गया है, लेकिन गांव में अभी भी जाति प्रथा और यहाँ पे अस्पृश्यता के साथ हम लोग जाति प्रथा, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। और खान पान, ये सब भी गांव का काफ़ी चेंज है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपके आती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो आपका ग्राम्य समाज जो चैप्टर है, तो ग्राम्य समाज एक बहुत वृहद अवधारणा है। इन सारी चीज़ों से संबंधित आपको जो भी चीज़ें मोटी मोटी मिलती हैं, आप उनको अपने नोट्स में जरूर ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे जो टॉपिक्स डिवाइड किए हैं, आर्थिक, जनसांख्यिकी, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, आप भी इस तरीके से ग्रामीण समाज के बारे में अलग अलग टॉपिक डिवाइड करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अभी हम और जो आगे आने वाली वीडियो हैं, इन पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो भी पढ़ेंगे।